एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो किसी चीज़ का संकेत करे, अर्थात लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन, सिचुएशन, इन सब चीज़ों का संकेत करे, डिमॉन्स्ट्रेट करे, इंडिकेट करे कि यह चीज़ें यहाँ पर हैं और वह वहाँ पे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर के हम आज पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कि यह क्या क्या होता है, कैसे होता है और सेंटेंस में इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसकी उपयोगिता क्या है। आते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे। जैसा कि हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, द प्रोनाउन दैट डिमॉन्स्ट्रेट द लोकेशन नियर एंड फार इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो स्थिति को, नज़दीक अथवा दूर की जो स्थिति होती है उसको दर्शाता है, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मतलब जिस प्रोनाउन से हमें यह पता चले कि कौन सी वस्तु हमारे नज़दीक है और कौन सी हमसे दूर है, उस चीज़ की जानकारी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पाते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका यूज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर करते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सच, वन। ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका हम यूज संकेत के लिए, हिंट के लिए अथवा इंडिकेशन के लिए या फिर डिमॉन्स्ट्रेट के लिए करते हैं, और इन्हीं से यह पता चलता है कि हमारा सेंटेंस हमसे कितनी नज़दीकियाँ में है और कितनी दूरियों पे है। आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हम समझते हैं कि है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अब यहाँ देखिए, यह है दिस और दैट। जो दिस है यह नियर को दर्शाता है, मतलब हमसे ठीक नज़दीक या हमारे बगल में, जो हमारे ठीक पास हो, नज़दीक हो, वह दिस दर्शाता है। और जो दैट है यह होता है फार के लिए, मतलब जब हमसे कुछ दूरी पर हो तो उसके लिए दैट होता है, और यह दोनों सिंगुलर होते हैं। ठीक है, यानी दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं। दिस हमें नियर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जबकि जो दैट है वह फार को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। यानी जब भी हमसे कोई नज़दीक वस्तु होगी उसे बताने के लिए अथवा उसको किसी और को सांकेतिक भाषा में दर्शाने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और जो हमसे ठीक दूर होगा उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी दिस का प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया दिज, डिज, डिज दिस का ही प्लूरल होता है। डिस मतलब नज़दीक, और यह जो डिज है वह भी नज़दीक को ही दिखाता है, यह भी नियर को ही दिखाता है। लेकिन अंतर क्या है, जब संख्या एक से अधिक हो, यानी एक के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे लोग हों, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं जो नियर को ही दर्शाता है। और यह जो दिस है यह नज़दीक को दर्शाता है, लेकिन इसमें संख्या एक होती है, यह सिंगुलर होता है, एक वचन को दर्शाता है, और इसको हम कहते हैं प्लूरल। अब अगला है दोज। दोज जो है फार के लिए होता है, यानी दूर के लिए, लेकिन यह प्लूरल होता है। जो दैट है, दैट का ही दोज होता है, यह दूर के लिए होता है और यह प्लूरल होता है। और इसे हम कह सकते हैं कि जो दिस और दैट है वह सिंगुलर है, और जो दिज और दोज है वह प्लूरल है। दिस और दिज दोनों नियर को दिखाएगा, नज़दीक को दिखाएगा। दैट और दोज दोनों दूर को दिखाएगा, यानी दूर स्थित किसी वस्तु को दिखाएगा। अब आते हैं, एक और आता है इसमें सच। सच, सच का मतलब होता है काइंड ऑफ, चाहे टाइप का आप कभी कह सकते हैं, काइंड ऑफ। इसका मतलब होता है प्रकार के, मतलब ठीक इसी प्रकार का, ठीक ऐसा ही, जैसा ही, वैसा ही, यह इसका मतलब होता है। ठीक, और यह तब लगता है जब किसी चीज़ को दर्शाने के लिए कहा जाए कि वह मेरे जैसा है अथवा वह पुस्तक इसके जैसी है, तो वहाँ यह काम आता है और सच का हम प्रयोग करते हैं।
और इसी में एक आता है वन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर इसका यूज जो है कई ऐसे सेंटेंसों में देखने को मिलता है जिसका अर्थ बहुत ही बारीकी से निकलता है, और हम अगर जानना चाहें कि इसका अर्थ क्या होता है तो हम बता सकते हैं कि यह वाला वाली से होता है। अब कहेंगे कैसे? वन का मतलब तो एक होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो यह वाला वाली में होता है। और कैसे इसका यूज करेंगे हम बताते हैं इसको, वाला वाली। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, किसी दुकान पे गए कोई सामान लेने, और वह सामान आपके पास में है, तो आप कहते हैं दुकानदार से मुझे ये वाला चाहिए। ये वाला मतलब जो आपके पास है और कोई एक है, ठीक है, तो ये वाला। और जब वो थोड़ा दूरी पर रहता है तो आप वहीं से खड़े खड़े कर देते हैं दुकानदार से कि मुझे वो वाला चाहिए। वो वाला मतलब दैट वन, यानी नज़दीक है तो इस यहाँ के लिए दिस वन, ये वाला, और दूरी पे है तो हम वहीं से कहेंगे इशारा करके कि दैट वन। यानी अगर जो है मान लीजिए नहीं समझ पाता है कोई, तो हम अंगुली से इशारा करके भी कहते हैं कि दिस वन लाइक मी एंड दैट वन आई लाइक। तो मतलब जो हमारे नज़दीक है, ठीक, जिसको हम जा करके नहीं छू सकते, मात्र हम इशारे से बता सकते हैं, तो वहाँ हम कह सकते हैं दिस वन, और जो हमारे हमसे दूर है उसके लिए हम कह सकते हैं दैट वन, यानी ये वाला वो वाला। ठीक, तो ऐसा सेंटेंस जो है कभी कभी आता है और उसका जो हम यूज बड़े सावधानी से करना होता है, पता करना होता है इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये तो रहा डिफिनीशंस और कुछ एग्जांपल्स। अब आते हैं कुछ सेंटेंस पे, कुछ कॉमन एरर्स पे। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स में। हमने लिखा है दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। यानी हम कहीं पर स्थित हैं, कहीं खड़े हैं, पोजीशन में हैं, लोकेशन जो हमारे बगल में है, यह एक पुस्तक है, वहीं एक कोई पुस्तक रखा हुआ है और हमें दर्शाना है उस पुस्तक को, तो हम सहारा लेंगे दिस का, क्योंकि दिस जो हमेशा हमसे नज़दीक के लिए दर्शाता है, नज़दीक को दिखाता है, उसी दिस का हम यूज करेंगे उस पुस्तक को पहचानने के लिए, बताने के लिए, अथवा देखने के लिए। तो दिस इज ए बुक मतलब यह एक पुस्तक है। हमने अंगुली से इशारा किया कि यह एक पुस्तक है, तो यह हमने दिस का प्रयोग कर दिया। वही पुस्तक हमसे दूर है तो हमने कह दिया दैट इज ए बुक, यानी वह एक पुस्तक है। हम देखें हमसे कुछ दूरी पे है, वो पुस्तक दिखाई दे रही है और हमने इंडिकेट किया कि वह पुस्तक है, तो हमने दैट का प्रयोग कर दिया। यानी जब हमसे दूर है तो हम दैट का प्रयोग कर देंगे जो फार को दिखाता है, और यह जो है नियर को दर्शाता है। और इसी में जो दिस लगा हुआ है नीचे, यह पुस्तकों की अंबार है, मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारे पास ही है, जो हमारे आस ही पास में है, नज़दीक है, और पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक है, वह प्लूरल में है, बहुवचन में है। तो हम क्या करेंगे उस समय, उस ढेर सारी पुस्तकों को दिखाने के लिए जो हमारे नज़दीक है, हम दिस का यूज करेंगे और कहेंगे कि ये सारी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं, तो यह दिस का होगा। और वही प्लूरल में जब पुस्तकें हमसे दूर हों तो हम दोज का प्रयोग करेंगे और कहेंगे दो आर पेन्स, यानी वे सारी पुस्तकें हैं, चाहे वे पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो दिज है वह दिस का ही प्लूरल दिज होता है, और जो दोज है वह दैट का ही प्लूरल दोज होता है, जो दोनों दूर के लिए होते हैं, और जो दिस और दिज है नज़दीक को दर्शाते हैं। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है I want to take this red one, और दूसरा हमने लिखा she wants to buy that blue one। अब यहाँ देखिए,
लिखा आई वांट टू टेक दिस रेड वन। यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसके पहले कोई बात कही जा चुकी है। यह अगली लाइन का सेंटेंस है, यानी इसके पहले कोई सेंटेंस रहा होगा। जैसे मैंने लिखा है दिस रेड वन, हो सकता है जो इसका स्टार्टिंग का शब्द है, हो सकता है उसमें किसी लाल रंग के पेन का जिक्र हुआ हो, लाल रंग के कपड़े का जिक्र हुआ हो, लाल रंग के बॉल का जिक्र हुआ हो। तो ऐसे में वह व्यक्ति यानी वह सब्जेक्ट, वह नॉमिनेटिव केस, वह प्रोनाउन यह कह रहा है कि मैं चाहता हूँ दिस रेड वन, ये लाल वाला, मतलब कहीं वह गया हुआ है, मार्केट में है, दुकान पे है और अपने कुछ चीज़ें खरीद चुका है और सामानों को देख रहा है जिसमें उसे रेड का अच्छा लगा। तो उसने कहा आई वांट टू टेक दिस रेड वन, यानी मैं ये लाल वाला चाहता हूँ। हो सकता है दुकानदार पूछा हो कि तुम कौन चाहते हो, कौन से रंग का जो है बुक चाहते हो, किताब अथवा पेन चाहते हो, तो वह कहा हो कि मैं ये लाल वाला चाहता हूँ, यानी जो मेरे सामने है उसमें से जो लाल वाला है मैं इस लाल वाले को चाहता हूँ, यानी वाला वाली का एक शब्द निकलेगा जहाँ वन लगा होगा। ठीक है, तो आई वांट टू टेक दिस रेड वन, मैं ये लाल वाला चाहता हूँ। और यह है इसमें शी वांट्स टू टेक बाय दैट वन, दैट ब्लू वन। कोई सब्जेक्ट है, फीमेल है, वह भी किसी दुकान पे है और वह कह रही है जो उससे दूर पे है, यानी वो जो सामान है, जो वस्तु जो लेना चाहती है उससे कुछ दूरी पे है और वह कह रही है कि मुझे वह नीला वाला चाहिए, चाहे वह पेन हो अथवा कुछ भी हो। तो यहाँ थोड़ा सा जब दूरी पे आए, अपने से दूर हो और दर्शाना हो, हमें संकेत करना हो, तो हम कहेंगे दैट ब्लू वन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आते हैं और ये जब जो लगा होता है वन अक्सर लास्ट में ही होता है, दिस वन, दैट वन अथवा किसी एडजेक्टिव के बाद होता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। लिखा है ही इज माई एल्डर ब्रदर एंड एज सच ही हैज राइट टू स्कोल्ड मी। ही इज माई एल्डर ब्रदर एंड एज सच ही हैज राइट टू स्कोल्ड मी। वह मेरा बड़ा भाई है और इस मामले में, चाहे इस तरह से, उसे मुझे डांटने का अधिकार है। मतलब मेरे बड़े भाई होने के नाते, ठीक, मेरे बड़े भाई होने के नाते उसे मुझे डांटने का अधिकार है। यानी ये जो एज सच है इसका मतलब है माई एल्डर ब्रदर। यानी यह जो लगा हुआ है एज सच, हमने बताया शुरू में ही कि जो सच होता है वह काइंड को दर्शाता है, यानी प्रकार को दर्शाता है। ठीक, होने के नाते कहा कि वह मेरा भाई, यानी मेरे बड़े भाई होने के नाते उसे मुझे डांटने का अधिकार है। तो यह हम कह सकते हैं जो सच है यह एक ऐसा काइंड है जिसमें शुरू में लगाया हुआ जो पोसेसिव के बगल में नाउन है वह सच एज को दर्शाता है। तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस है तो हम उसमें सच एज का प्रयोग करते हैं, तो एज सच का प्रयोग करते हैं। और अगला सेंटेंस है मैं ही लाइक्स टू रीड, ही लाइक्स टू रीड सच टाइप्स ऑफ बुक्स, सच टाइप्स ऑफ बुक्स। लिखा है he likes to read such types of books, माने वह पढ़ना चाहता है इस प्रकार की पुस्तकों को। तो हम कह सकते हैं, हमने बताया भी है, सच का मतलब विशेष कर काइंड से होता है, माने प्रकार को दर्शाता है। वह पढ़ना चाहता है इस प्रकार की पुस्तकों को, यानी यहाँ जो हमारा सच है यह प्रोनाउन का यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक ना, इस प्रकार की पुस्तकों का मतलब पुस्तक हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जो है हम सच का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स पे। हमने कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हम पहचानेंगे कौन सी कहाँ पे क्या गलती है, यानी किस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होना चाहिए, उसको हम इस सेंटेंस में देखेंगे और सही यूज करेंगे। आइए चलते हैं।
हमने लिखा है दिस इज माई बुक इन फ्रंट ऑफ मी। दो ऑप्शन है, दैट भी है, दिस भी है। सेंटेंस करा है इज माई बुक इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरी पुस्तक मेरे ठीक सामने है। यानी दैट ऑब्लिक दिस इज माई बुक, मेरी पुस्तक है, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने है। तो कह सकते हैं इसका शुद्ध अर्थ हुआ कि जो पुस्तक है मेरी है और मेरे सामने है। तो मेरे सामने है मतलब क्या है, मेरे सामने है, ठीक ना, यानी हमारे नज़दीक में है, सामने है, नज़दीक में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे कि दैट का करेंगे। तो हमने कहा है कि जब अपने से नज़दीक में हो, हमारे सामने हो, तो वहाँ के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस इज माई बुक इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। लेकिन अर्थ से लगता है कि इन फ्रंट ऑफ, सामने मतलब अपने दूरी पे भी हो सकता है लेकिन यहाँ इन फ्रंट ऑफ का मतलब यह है जो हमारे ठीक नज़दीक में ही है, इसको हम नज़दीक मानेंगे, या हम दिस का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से यह दिस सही है, ना कि दैट। अगला लिखा है दिस दोज पेन्स दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू। कह रहा है कि कलम, जो कलमें हैं वह तुमसे बहुत दूर हैं, यानी वह नज़दीक नहीं है, तुमसे बहुत दूर हैं। और इन कलमों को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसमें हमको देखना है। हमने बताया है कि जो दिस होता है वह दिस का ही प्लुरल होता है, जो अपने से नज़दीक दर्शाता है। लेकिन जो दोज होता है वह दैट का प्लुरल होता है, जो अपने से दूर को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में जो हमसे दूर हो, हमसे बहुत ही दूरी पे हो, तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं, और संख्या में भी अधिक हो। यानी जब संख्या में अधिक हो, प्लुरल हो, तो हम अपने से दूर के लिए दोज का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, यानी इसमें हो जाएगा दोज। अगला है यू हैव रेड एंड पेन, यू हैव रेड एंड ब्लू पेन्स, यू हैव रेड एंड ब्लू पेन्स, आई वांट इच दिस दोज वंस। माने तुम्हारे पास लाल और नीले दोनों प्रकार के कलम हैं, मैं चाहता हूँ उनमें से हर एक को जो लाल और नीले हैं। यानी तुम्हारे पास नीले और लाल दोनों कलम हैं, मैं उन दोनों कलमों में से उन दोनों को चाहता हूँ जो नीले और लाल हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यू हैव रेड एंड ब्लू पेन्स, आई वांट टू इच। अब यहाँ लिखिए वांट टू इच, इसमें किसी दूर का जिक्र नहीं है, तुम्हारे पास है मतलब तुम रखे हो। तो अब यह रेड हो गया, यह ब्लू हो गया, और एक तो है नहीं, पेन बहुत सारे हैं, यानी प्लुरल में हैं, तो हम कह देंगे दिज। यानी इन सारे पेनों में से मैं तुम्हारे हर एक कलम को चाहता हूँ, तो हम कह सकते हैं दिज। और इस दिज का मतलब यहाँ हो जाएगा रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू वन। यानी यू हैव रेड एंड ब्लू पेन्स, आई वांट इच दिज रेड एंड ब्लू वंस। माने उन सभी में से, इन सभी में से नीले और लाल को मैं लेना चाहता हूँ। अब अगला है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड सच एज सो ही कैन एक्सप्लेन मी। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है और इसलिए ऐसा होने के नाते वह मुझे समझा सकता है। तो हमने कहा कि जब सच एज का प्रयोग करेंगे तो आज काइंड होगा, होने के नाते होगा, यहाँ सो लगा हुआ है, इसलिए का भी अर्थ निकलेगा। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है इसलिए वह मुझे समझा सकता है। लेकिन हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें सच एज का यूज करना है ताकि यह स्थान इसका ले ले। यानी जो सच है यह बेस्ट फ्रेंड का स्थान ले ले, तभी जो यह सही होगा। यानी ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है और सबसे अच्छा मित्र होने के नाते वह मुझे समझा सकता है। तो हम यहाँ सच एज को सही मानेंगे, राइट मानेंगे, यह सो गलत हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ हम लिख सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड। यानी हमने बताया है नाउन को पढ़ाते समय कि बार बार हम नाउन को नहीं लिख सकते। उस नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए हमें
प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, इसलिए यह जो नाउन है इसको हम बार बार नहीं दर्शा सकते। इसीलिए हम इसके स्थान पर यहाँ सच एज का प्रयोग किए हैं, ताकि हमारा प्रोनाउन भी चलता रहे और जो है जो ग्रामेटिकली जो रूल है वह सही सही फॉलो हो। तो इस तरह से जो है कॉमन एरर्स आपको मिलेंगे सेंटेंस में, जो बड़ी ही बारीकी से देखना होगा और उसको पहचान करके सही ढूंढना होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आप उसको करेंगे, कहीं न कहीं जरूर कोई दिक्कतें आएंगी। जो भी दिक्कतें होंगी आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए आप देखते हैं, कुछ आपको जो है सॉल्यूशन क्वेश्चन के तौर पे दे रहे हैं, वो आपको जो है ध्यान से पढ़ करके करना है। मैंने लिखा यू हैव ए नाइस टेबल आई वांट फ्रॉम यू। मेरे पास एक सुंदर मेज है, मैं चाहता हूँ तुमसे। यहाँ क्या होगा, जो भी होगा सही सही अपने दिमाग से इसको भरेंगे। अगला ही इज माई यंगर ब्रदर, वह मेरा छोटा भाई है। ही हैज राइट टू से मी एनीथिंग, उसे मुझसे कुछ भी कहने का अधिकार है। अगला है बुक्स आउट ऑफ डोर, पुस्तकें दरवाजे के बाहर है। क्या होगा यहाँ पे, कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे, उसको अर्थ के हिसाब से दे करके करेंगे। अगला आई वांट टू सिट हियर, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। इज ए नाइस प्लेस, यह एक सुंदर स्थल है। मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, यह एक सुंदर स्थल है। बहुत ही आराम से इसको पढ़ेंगे और ध्यान में रख करके कि नज़दीक के लिए क्या यूज करते हैं, दूर के लिए, प्रकार के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रट करके नहीं यूज कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। बस थोड़ा सा अगर हम उसको समझ लें तो हम बिना रटे उसको यूज कर सकते हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स हो सकते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, अब हम पढ़ेंगे इसको अगले टॉपिक में। और बहुत सारे से ग्रामर में, प्रोनाउंस में जो चीज़ें हैं आपको अधिक से अधिक, चाहे कुछ भी पढ़ें, क्लास पढ़ें, फिर आप स्पीच पढ़ें या फिर ग्रामर का कोई भी पोर्शन पढ़ें, उसमें प्रोनाउन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और यह हमेशा हर एक जगह यूज होता है। यह हम अगर ठीक से पढ़ लें तो पूरा ग्रामर हमें रख सकता है, आ जाएगा। इसलिए इसको पूरी बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमेशा यह यूज में आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।